हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस जोन टेक्निकल यूट्यूब चैनल। यहाँ पर अभी इस समय 1000 क्वेश्चन की जो बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज जो चल रही है वो आपके एनसीएल एग्जाम और इसरो एग्जाम जो होने वाले आपके एग्जाम है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ ही एमपी ट्रेनिंग ऑफिसर का जो एग्ज़ाम होने वाला है आगे आने वाले समय में उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सीरीज होने वाली है और इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको बताई गई हैं। जैसे जैसे प्रत्येक क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो प्रत्येक क्वेश्चन में हर प्रत्येक क्वेश्चन के साथ साथ उसके बारे में कुछ डिस्कशन भी बताया गया है। तो वीडियो को देखने से पहले आप लोग वीडियो को फटाफट चलिए जल्दी से लाइक कर दीजिए और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली और भी वीडियोस जो हैं आपको प्राप्त हो सकें। साथ ही कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी हुई है। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अपने फ्रेंडों को। चलिए शुरू करते हैं 1000 क्वेश्चन सीरीज का 151 नंबर का क्वेश्चन। ओके, तो 151 नंबर का जो क्वेश्चन है आपके सामने पूछा गया है, स्टील में अधिक कोबाल्ट मिलाने से वह बन जाता है। डज एडिंग मोर कोबाल्ट टू स्टील मेक इट? ऑप्शंस हैं स्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक, ब्रिटल या फिर मुलायम। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि जब हम लोग स्टील में ज़्यादा से ज़्यादा कोबाल्ट मिलाते हैं तो कोबाल्ट मिलाने से वह क्या बन जाता है? स्थायी चुंबक बन जाता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ डिस्कशन भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग नोट करेंगे। स्टील में लगभग 28%, लगभग कितना परसेंट? 28% कोबाल्ट मिलाने पर वह स्थायी चुंबक बन जाता है, जबकि 27% निकल मिलाने पर वह स्टील क्या हो जाता है? नॉन मैग्नेटिक हो जाता है। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि यदि हम लोग स्टील में लगभग 36% क्या मिला देते हैं, यदि निकल मिला देते हैं तो वह निकल क्या हो जाता है? आपका टोटल नॉन मैग्नेटिक हो जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इनवार स्टील। कौन सा स्टील बोलते हैं? इनवार स्टील। और ये इनवार स्टील जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी सूक्ष्म मापी यंत्र होते हैं आपके, चाहे वह वर्नियर कैलिपर होता हो, चाहे माइक्रोमीटर हो, डायल टेस्ट इंडिकेटर हो, तो जितने भी सूक्ष्म मापी यंत्र हैं आपके, ये आपके इनवार स्टील से बनाए जाते हैं। तो लगभग इनवार स्टील में क्या होता है? इनवार स्टील में स्टील होता है प्लस लगभग 36% क्या होता है? आपका निकल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसरो के एग्जाम में ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आपको पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 152 नंबर का क्वेश्चन, कौन सी विधि द्वारा अच्छी क्वालिटी का एलॉय स्टील? ये क्वेश्चन 152 नंबर का एक बार फिर से देख लीजिए। कौन सी विधि द्वारा अच्छी क्वालिटी का एलॉय स्टील उत्पादन किया जाता है? आपके ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से हैं: ओपन हार्थ प्रोसेस, बेसिमर प्रोसेस, इलेक्ट्रिकल आर्क प्रोसेस या फिर एलडी प्रोसेस। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी की एलॉय स्टील, जैसे कि हाई स्पीड स्टील होता है, हाई कार्बन स्टील होता है, हाई स्पीड स्टील होता है, तो उसको बनाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? इलेक्ट्रिकल आर्क प्रोसेस का प्रयोग करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और आपको इसके साथ ही स्टील के जितने भी पैमाने हैं, स्टील बनाने के लिए जितने भी मेथड्स होती हैं, जितने भी फर्नेस होती हैं, उन फर्नेस के बारे में मैंने यहाँ पे सक्सेस जोन द्वारा आपको जानकारी दी गई है। जैसे कि बेसिमर प्रोसेस आपने सुना होगा, एक बेसिमर परिवर्तक होता है। बेसिमर परिवर्तक के माध्यम से हम लोग माइल्ड स्टील को प्राप्त करते हैं। एलडी प्रोसेस ऑस्ट्रिया, जो ऑस्ट्रिया होती है, ऑस्ट्रिया के दो शहर लिंज और डोनावेट, लिंज डोनावेट नाम से एलडी प्रोसेस का उत्पादन किया गया है। ये कम समय में अच्छी किस्म के इस्पात जो होती है वो क्या करती है? प्राप्त प्रदान करती है या फिर मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसके बाद है इलेक्ट्रिकल आर्क प्रोसेस। इलेक्ट्रिकल आर्क प्रोसेस में अच्छी क्वालिटी के एलॉय स्टील यानी कि स्टेनलेस स्टील, हाई स्पीड स्टील या फिर एलॉय स्टील का उत्पादन किसके माध्यम से करते हैं? इलेक्ट्रिकल आर्क प्रोसेस के माध्यम से। हाई फ्रिक्वेंसी प्रोसेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो हाई फ्रिक्वेंसी फर्नेस जो होती है उसके माध्यम से प्रेस टूल, कटिंग टूल या फिर प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट का उत्पादन किया जाता है। इसके लिए बनने वाली जो भी स्टील होती है उसके निर्माण में हम लोग हाई फ्रिक्वेंसी फर्नेस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है ओपन हार्थ। तो ओपन हार्थ को सीमेंस मार्टिन प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है। ये डीएमआरसी 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओपन हार्थ प्रोसेस को सीमेंस मार्टिन के नाम से भी जाना जाता है और इसका प्रयोग भारत देश में यानी कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग होता है? ओपन हार्थ प्रोसेस का प्रयोग होता है। ये पहले के समय में सबसे ज़्यादा ओपन हार्थ प्रोसेस का प्रयोग होता था। आज की डेट में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल आर्क प्रोसेस का प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा सीमेंटेशन प्रोसेस। सीमेंटेशन प्रोसेस के माध्यम से बलिस्टर स्टील, बलिस्टर स्टील का मतलब होता है जो कि एक कटिंग करने वाला स्टील होता है, उस स्टील का निर्माण हम लोग किसके माध्यम से करते हैं? सीमेंटेशन प्रोसेस के माध्यम से करते हैं। चलिए
क्वेश्चन नंबर 153 नंबर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये फिटर ट्रेड का सबसे ज़्यादा मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन है। अगर बात कर लेते हैं क्वेश्चन की, तो 153 नंबर क्वेश्चन जो आपके सामने दिया गया है, क्वेश्चन है ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता होती है। ट्राई स्क्वायर हैज़ प्रिसीजन। ऑप्शंस हैं 0.0002 mm प्रति 10 mm, 0.002 mm प्रति 10 mm, 0.02 mm प्रति 10 mm या फिर 0.001 mm प्रति 10 mm। तो ट्राई स्क्वायर, जिसको हम लोग किसके नाम से भी जानते हैं, गुनिया के नाम से भी जानते हैं आपका। तो ये जो गुनिया होता है आपका 90 डिग्री की जो सतह होती है, सरफेस होती है, वर्गकारिता होती है, उनको चेक करने के लिए गुनिया यानी कि ट्राई स्क्वायर का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। ट्राई स्क्वायर की जो परिशुद्धता होती है वो 0.002 mm प्रति 10 mm होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ट्राई स्क्वायर के साथ पे और भी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई हुई, इसको आपको नोट जरूर करें। जैसे कि कुछ जानकारी है, जो ट्राई स्क्वायर होता है वो आपका हार्डन्ड इस्पात यानी कि कठोरीकृत इस्पात का बनाया जाता है। इसका जो मुख्यतः प्रयोग होता है वो मशीनन की गई सतह की वर्गकारिता अर्थात 90 डिग्री के कोण, जैसे कि आप ये देख रहे हैं वर्गकारिता यानी कि 90 डिग्री के कोण को मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। सतह की समतलता जांचने की, यानी कि कोई सतह कितनी समतल है उसकी समतलता की जांच करने के लिए हम लोग भी ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। साथ ही निर्मित वस्तु के कोर पर से रेखाएं खींचें, यानी कि जैसे कि ये आपकी वस्तु बनी हुई है और इस वस्तु से अगर हम लोग इस कोर्स के माध्यम से रेखाएं खींचना चाहते हैं तो भी हम लोग ट्राई स्क्वायर का प्रयोग कर सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सभी ट्रेडों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो फटाफट अभी भी अगर आपने लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दीजिए। चलिए 154 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। स्मॉल होल गेज और टेलीस्कोपिक गेज के द्वारा मापी गई लंबाई व व्यास को किसके द्वारा चेक किया जाता है? वाई whom do we measure the length and diameter measured by small hole gauge and telescopic gauge? तो स्मॉल होल गेज और टेलीस्कोपिक गेज के बारे में अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पे ऑप्शन आपके दिए गए हैं, आउटसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर या फिर डेप्थ माइक्रोमीटर। तो आपका जो स्मॉल होल गेज है और जो टेलीस्कोपिक गेज है उसके माध्यम से हम लोग किसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, माप को मेजर करते हैं। चलिए सबसे पहले एक नज़र हम लोग देख लेते हैं स्मॉल होल गेज एंड ट्राई टेलीस्कोपिक गेज। तो आप ये जो देख रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये वाला फिगर आपका स्मॉल होल गेज की बात करता है और ये वाला जो पोर्शन आप जो देख रहे हैं यहाँ पे हमारा ये वाला हिस्सा कहलाता है आपका टेलीस्कोपिक गेज। तो आप देखेंगे कि चाहे वो स्मॉल होल गेज हो चाहे वो आपका टेलीस्कोपिक गेज हो, किसके माध्यम से ये मेजर करता है? आउटसाइड माइक्रोमीटर। किसके माध्यम से? आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो यहाँ से हमारा आंसर निकल कर आ जाता है आउटसाइड माइक्रोमीटर के माध्यम से स्मॉल होल गेज और टेलीस्कोपिक गेज के द्वारा ली जाने वाली माप को मेजर किया जाता है। यानी कि टेलीस्कोपिक गेज और इनसाइड टेलीस्कोपिक गेज और स्मॉल होल गेज ये दोनों कौन से होते हैं? आपके इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल होते हैं। डायरेक्ट बनाने के लिए इनको हम लोग क्या करते हैं? आउटसाइड माइक्रोमीटर से मेजर करते हैं। इसके बारे में टेलीस्कोपिक गेज के बारे में और भी कुछ खास बातें हैं जो कि मैं आगे आने वाले क्वेश्चन पे ज़रूर आपको बताऊंगा, जो कि इसके साइज से संबंधित है, यानी कि इसकी रेंज कितनी होती है। तो टेलीस्कोपिक गेज की जो रेंज होती है वो 12.7 से 152.4 mm तक होती है और स्मॉल होल गेज की जो रेंज होती है 3.2 mm से 12.7 mm तक 7 रेंज में ये प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, एक लिफ्ट, आपने लिफ्ट सभी लोगों ने देखी होगी या यूज भी किया होगा, या किसी मॉल में या फिर किसी बड़ी बिल्डिंगों में आप लोगों ने लिफ्ट का यूज जरूर किया होगा। चलिए, तो एक लिफ्ट में कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति का भार कब ज़्यादा हो जाता है? उस व्यक्ति का भार कब ज़्यादा हो जाता है? जब एक समान वेग से ऊपर की ओर जा रही हो, या फिर जब एक समान वेग से नीचे की ओर आ रही हो, या फिर ऊपर की ओर त्वरण यानी तीव्र गति से गमन करे, या फिर नीचे की ओर तीव्र गति से गमन करे। तो आप सभी लोग इस बात से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, यदि जो लिफ्ट है बहुत ही तीव्र गति से यदि ऊपर की ओर गमन करेगी, यानी कि त्वरण से ऊपर की ओर गमन करेगी, तो आपका जो फोर्स है वो किस ओर लगेगा? नीचे की ओर लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि व्यक्ति या पिंड का भार सबसे ज़्यादा कब होता है? जब ऊपर की ओर त्वरण से गमन करे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, रीमर में बैक टेपर किस भाग में प्राप्त होती है? व्हाट पार्ट डज द बैक टेपर गेट इन रीमर? ऑप्शंस हैं पॉइंट, चैम्फर,
फ्लूट डाया या फिर कटिंग एज। तो रीमर में जो बैक टेपर होती है, बैक टेपर का मतलब होता है जो पीछे की ओर आपके एक जो पॉइंट होता है आपका, इस पॉइंट के पास में आपका फ्लूट डाया होता है, यहाँ पे आपका फ्लूट डाया होता है, ये रीमर हो जाता है आपका। तो फ्लूट डाया जो होता है, फ्लूट डाया में हम लोग को क्या प्राप्त होता है, बैक टेपर प्राप्त होती है। फ्लूट डाया में बैक टेपर प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 157 नंबर का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डीएमआरसी में और एलएमआरसी में ये मैक्सिमम क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। चलिए, शेयर के द्वारा कितने तक की मोटी प्लेट काटी जाती है? थिक प्लेट अप टू इज कट बाय शेयर। ऑप्शंस हैं 6, 8 5 या फिर 4 तो यहाँ से अगर हम लोग शेयर की बात कर लेते हैं तो शेयर के माध्यम से 6 तक मोटी प्लेट क्या होती है, काटी जाती है। यानी कि जो 6 तक की मोटी जो सीटें होती हैं, प्लेटें होती हैं, उनको हम लोग शेयर के माध्यम से, हैंड शेयर के माध्यम से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है 158 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। फाइल के किस भाग को मृदु छोड़ा जाता है? आपके ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से हैं, फेस, हील, टैंक या फिर शोल्डर। तो ये मैंने आपके सामने एक फ़ाइल बनाई हुई है। चलिए, ये फ़ाइल में अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो फाइल का ये वाला हिस्सा क्या होता है, फेस होता है। ये हिस्सा फेस होता है, इसको हार्ड और टेम्पर किया जाता है। हील की बात कर लेते हैं तो फाइल के फेस का बाह्य भाग जहाँ पे दांते नहीं कटे होते, यानी कि ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाता है, हील हो जाता है। ये वाला पार्ट आपका फेस हो जाता है। टैंक की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो टैंक एक ऐसा पोर्शन होता है फाइल में जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हैंडल को लगाते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, टैंक हो जाता है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हैंडल को फिट करते हैं। तो ये वाला पोर्शन क्या होता है, मृदु छोड़ा जाता है। क्यों छोड़ा जाता है? मृदु छोड़ने का कारण ये होता है कि जब आप हैंडल में फाइल को पकड़कर फाइलिंग प्रोसेस कर रहे होते हैं तो उस दौरान फाइल में स्ट्रोकेस लगते हैं, यानी कि झटके लगते हैं, और उन झटकों के कारण, वाइब्रेशन होने के कारण आपकी जो टैंक है वो फेस से टूट ना जाए। यही कारण है कि टैंक को क्या बनाया जाता है, आपका मृदु छोड़ा जाता है, यानी कि सॉफ्ट छोड़ दिया जाता है। चलिए, शोल्डर की भी अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो फाइल का बाह्य भाग जहाँ से हील और टैंक दोनों क्या होते हैं, आपके अलग अलग होते हैं। फाइल का वह भाग जहाँ से हील आपकी क्या होती है, अलग अलग हो जाती है, यानी कि आपका ये वाला पार्ट क्या हो जाता है, शोल्डर। चलिए, मैं आपको फाइल की एक कंप्लीट वीडियो बना के इसके बारे में कंप्लीट आपको जानकारी दे दूंगा। चलिए 159 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। द सर्कुलर पिच ऑफ गियर विथ मॉड्यूल 1 इज इक्वल टू, यानी कि सर्कुलर पिच सीपी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सीपी सर्कुलर पिच की बात की जा रही है। तो जो सर्कुलर पिच है वो मॉड्यूल के कितने बराबर होती है? तो अगर हम लोग दोनों के फार्मूले को पे गौर करेंगे तो दोनों के फार्मूले तो अभी बताना फिलहाल पॉसिबल नहीं है, फिर भी मॉड्यूल की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो मॉड्यूल क्या होता है, इज इट डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द पिच डायमीटर टू द नंबर ऑफ टीथ ऑफ a gear. The module is denoted by the letter M and expressed in millimeter. The module is one of the major determines parameter of gear. यानी कि आपका जो मॉड्यूल होता है वो पिच सर्कल डाया और नंबर ऑफ टीथ का क्या होता है, अनुपात होता है। पिच सर्कल डाया, पीसीडी पिच सर्कल डाया और नंबर ऑफ टीथ का क्या होता है, अनुपात होता है। इसे छोटे m लेटर से डिनोट किया जाता है और साथ ही ये किसी गियर का सबसे इम्पोर्टेंट भाग होता है। तो ये आपके सामने मॉड्यूल का यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है। तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि सर्कुलर पिच और मॉड्यूल दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो अगर एक की बात करें, एक इक्वल में क्या हो जाएगा, आपका पाई का मान आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि सीपी बराबर क्या होता है, आपका सर्कुलर पिच यानी कि सीपी यानी कि सर्कुलर पिच बराबर आपका क्या होता है, पाई इंटू एम। एम का मतलब क्या होता है, मॉड्यूल, और यहाँ पे मॉड्यूल का मान कितना दिया है, 1। पाई का मान आप सभी लोग जानते हैं कितना होता है, 3.14। तो यहाँ से आंसर क्या निकल कर आ जाता है, 3.14। ये किसके बराबर होता है, सर्कुलर पिच के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा कथन रीमर से संबंधित नहीं है? विच स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू रीमर? ऑप्शंस हैं क्लोज लिमिट तक परिशुद्धता लाना। ओके, रीमर ये करता है, बिल्कुल किसी होल की क्लोज लिमिट तक परिशुद्धता रीमर लेकर आता है, यानी कि आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, आपका ये कथन सही हो जाता है। किसी उच्च कोटि की सरफेस फिनिश प्राप्त करना, रीमर के माध्यम से हम लोग उच्च कोटि की सरफेस फिनिश भी प्राप्त करते हैं, यानी कि हमारा ये ऑप्शन भी सही है। किसी भी मशीनिंग प्रोफाइल को फिनिश करना, किसी भी मशीनिंग प्रोफाइल का मतलब होता है कोई भी मशीनिंग प्रोफाइल, चाहे वो सरफेस हो, स्क्वायर हो, फॉर्म हो,
लेकिन रीमर के माध्यम से सिर्फ हम लोग किसी होल को ही फिनिश कर पाते हैं, किसी भी सरफेस को फिनिश नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। और ऑप्शन डी, सुराखों को शुद्ध बनाना। तो रीमर का ये सबसे मुख्य काम होता है, सुराखों को शुद्ध बनाना। तो कौन सा कथन रीमर से संबंधित नहीं है, अब आप सब लोग को पता हो गया होगा कि आपका जो आंसर सी है ये हमारा रीमर से संबंधित नहीं है। तो यहाँ से आंसर क्या निकल कर आ जाता है, आंसर सी। किसी भी मशीन प्रोफाइल को फिनिश करना ये रीमर का काम नहीं होता है। 161 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। और यहाँ पे आप लोग कन्फ्यूजन होने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं, इसलिए कंफ्यूज ना हो तो मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड भी की है। पहले क्वेश्चन पे देख लेते हैं 161 नंबर का क्वेश्चन। सरफेस स्ट्रक्चर व अवयव, सरफेस स्ट्रक्चर व अवयव जो रफनेस को लागू करता है, यानी कि सरफेस स्ट्रक्चर का वह अवयव जो रफनेस को क्या करता है, लागू करता है। द सरफेस स्ट्रक्चर एंड द कंपोनेंट्स द इम्प्लीमेंट रफनेस आर कॉल्ड। ऑप्शन है ले, रफनेस, प्राइमरी टेक्सचर, या फिर अगला आंसर आ जाएगा आपका बेवीनेस। तो चलते हैं अगले आंसर की तरफ चलते हैं, और इन तीनों के बारे में भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। तो यहाँ से ये तीनों ऑप्शन तो आपके गलत हो जाते हैं। अगले आंसर पे चलते हैं। अगला आंसर हमारा क्या बोलता है, बेबीनेस। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाता है, डी आंसर आ जाता है हमारा बेबीनेस, यानी कि सरफेस टेक्सचर का वह अवयव जो रफनेस को क्या करता है, लागू करता है, बेबीनेस कहलाता है। चलिए बेबीनेस के बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे, पहले सरफेस टेक्सचर की वाली बात कर लेते हैं। सरफेस टेक्सचर क्या होता है, कटिंग टूल का मूवमेंट वर्क की सरफेस पर कुछ लाइन या पैटर्न छोड़ देता है। सपोज दैट जब आप किसी सरफेस पे फाइलिंग कर रहे होते हैं तो आपको फाइलिंग के निशान उस पर अचानक ही आपको अच्छे तरह से उसकी सरफेस पे क्या होंगे, दिखाई देंगे। तो ये एक प्रकार का एक पैटर्न बन रहा है। इस पैटर्न को हम लोग क्या नाम देते हैं, सरफेस टेक्सचर। क्या नाम देते हैं, सरफेस टेक्सचर। यानी कि कटिंग टूल का मूवमेंट वर्क की सरफेस पर कुछ लाइन या पैटर्न छोड़ देता है, जिसे सरफेस टेक्सचर के नाम से जाना जाता है। अगला आता है हमारा रफनेस, प्राइमरी टेक्सचर की अगर हम लोग बात करते हैं। रफनेस को प्राइमरी टेक्सचर के नाम से जाना जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। रफनेस को प्राइमरी टेक्सचर के नाम से जाना जाता है। तो किसी जॉब की सतह पर कटिंग टूल द्वारा जो निशान पड़ते हैं, इन निशानों की ऊंचाई, दूरी तथा दिशा रफनेस को प्रदर्शित करती है। चलिए, और बेवीनेस की भी हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। बेवीनेस क्या होता है, बेवीनेस को सेकेंडरी टेक्सचर के नाम से जाना जाता है। तो सरफेस टेक्सचर का वह अवयव जिस पर रफनेस अध्यारोपित यानी कि सुप्रीम पोज्ड होती है, वह कहलाता है आपका बेवीनेस। यानी कि वह अवयव जिस पर रफनेस को लागू किया जाता है, रफनेस को सुप्रीम पोस्ट किया जाता है, वो कहलाती है आपकी बेवीनेस। तीनों परिभाषाओं के बारे में हम लोग विचार कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पे एक मिलिंग कटर के बारे में जानकारी दी गई है। तो आपने देखा होगा मिलिंग कटर इस टाइप से आपका घूम घूम के ही पैटर्न बनाता है। तो ये जो पैटर्न बन रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस टेक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरफेस टेक्सचर। इसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको एक सरफेस की अगर हम लोग बात करें, जब हम लोग किसी सरफेस को मापने वाले इंडिकेटर, जैसे कि आपका क्या होता है, सरफेस इंडिकेटर होता है। तो सरफेस इंडिकेटर के माध्यम से जब हम लोग इसको चेक करते हैं तो हमको प्राप्त होगा, इसको बारी के माध्यम से चेक करने पर कुछ हिल्स एंड वैलीज प्राप्त होंगी। कुछ आपको हिल्स प्राप्त होंगी, कुछ आपको वैलीज प्राप्त होंगी। तो ये जो हिल्स और वैलीज जो दर्शा रही हैं, ये हिल्स और वैलीज ही आपको क्या बताती हैं, प्राइमरी टेक्सचर यानी कि रफनेस को बताती हैं। ये जो आपकी छोटी छोटी जो हिल्स एंड वैलीज हैं, ये आपको रफनेस को, प्राइमरी टेक्सचर को क्या करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। और यदि इन्हीं रफनेस को हम लोग किसी बड़े एक लहर में ले लिया जाए, लहर का मतलब होता है, आप देख रहे होंगे इस टाइप से आपकी एक वेव चलती है। तो इस वेव में आपने देखा होगा हम ले लेते हैं इतना और इतना वाला हिस्सा हम लोग क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं। अब इस हिस्से को भी अगर बारीकी से देखा जाए तो बारीकी से देखने पर आपको यहाँ पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हिल्स एंड वैलीज प्राप्त होंगी। तो जो ये बारीकी से हिल्स एंड वैलीज प्राप्त हो रही हैं वो आपकी रफनेस कहलाती हैं। और जो ये बड़े फॉर्म में एक लहर, एक वेव तरंग प्राप्त हो रही है, यानी कि हिल्स एंड वैलीज प्राप्त हो रही है, वो आपकी क्या कहलाती है, वो आपकी बेवीनेस कहलाती है, यानी कि ये सेकेंडरी टेक्सचर कहलाता है। अब जिस डायरेक्शन में कटिंग टूल क्या करता है, कटिंग क्रिया करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ले, यानी कि ले ऑफ डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में आपका कटिंग टूल क्या करता है, मूवमेंट करता है। अब आपने देखा होगा जब आप फाइलिंग करते हैं या टर्निंग करते हैं, मशीनिंग करते हैं, तो फाइलिंग, टर्निंग या मशीनिंग के दौरान आपके जॉब में कुछ ऐसे धब्बे रह जाते हैं जो कि डाउन की ओर हिस्से में रहते हैं, जिसको फाइलिंग करने के दौरान वो डब्बे उभर कर आते हैं, वो धब्बे जो होते हैं उभर के आते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लॉज। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, फ्लॉज बोलते हैं। तो जो गड्ढे आपकी जॉब के अंदर पे उभर के आते हैं वो उन गड्ढों का नाम होता है फ्लॉज, FLAWS, फ्लॉज।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 162 नंबर का क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन ये आपका। अभी नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो एनएफसी और एनपीसीआईएल राजस्थान रावत भाटा में भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। बेरिंग खोलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं स्पैनर, स्क्रू ड्राइवर, पुलर या फिर हैमर। तो बेरिंग खोलने के लिए हम लोग जिस चीज़ का प्रयोग करते हैं उस चीज़ का नाम क्या होता है? पुलर। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पुलर बोलते हैं। आपका पुलर किस टाइप से दिखता है? तो आप अगर पुलर पे ध्यान करेंगे तो पुलर आपका कुछ इस टाइप से कॉन्सेंट्रेट में आपको दिखाई देगा। बीच में आपका एक बोल्ट होता है जिसको हम लोग शाफ्ट में टच करते हैं, ये यहाँ पे अटैच होता है और यहाँ पे एक नट लगा हुआ होता है और ये आपका बोल्ट कहलाता है। इसको जब हम लोग राउंड में घुमाते हैं तो आपकी जो बेरिंग किसी शाफ्ट में लगी होती है ये उसको क्या कर लेता है? पकड़ के खींच लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीनों की प्रतिदिन की जाने वाली देखभाल को कहते हैं? द डेली केयर ऑफ मशीन्स इज कॉल्ड। ऑप्शंस हैं रूटीन मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस या फिर एक्सीडेंटल मेंटेनेंस। सबसे पहले सभी मेंटेनेंस की हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग जब हम लोग आपने देखा होगा आप लोग के पास जो गाड़ी होती है, साइकिल होती है या फिर कोई भी जो मशीन आप लोग ऑपरेट करते हैं, तो वहाँ पे काम करने से पहले या गाड़ी निकालने के पहले या आप लोग साइकिल चलाने से पहले उसको साफ़ करते हैं। थोड़ा बहुत ऑयल वगैरह देते हैं, जहाँ पे ऑयल की कमी है वो ऑयलिंग वगैरह करते हैं। तो इस प्रकार का एक हम लोग रूटीन मेंटेनेंस करते हैं, मतलब हर दिन एक मेंटेनेंस करते हैं या हर वीक में एक मेंटेनेंस करते हैं। उसी हम लोग क्या बोलते हैं? रूटीन मेंटेनेंस, मतलब डेली चेकअप जिसको बोला जाता है। तो यहाँ पे प्रतिदिन की जाने वाली देखभाल को हम लोग क्या बोलेंगे? रूटीन मेंटेनेंस। अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर हालांकि रूटीन मेंटेनेंस है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की हम लोग बात कर लेते हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब होता है निवारक अनुरक्षण। निवारक अनुरक्षण का मतलब पूर्वानुमान ये लगा लेना कि हो सकता है कि मशीन आगे चल के ब्रेकडाउन हो जाए। तो उससे पहले ही हम लोग क्या कर लेते हैं, जैसे आपने देखा होगा, आप लोग एकदम सिंपल उदाहरण की अगर हम लोग बात करते हैं, एकदम सिंपल सा उदाहरण की अगर बात करें तो जैसे आप लोग टू व्हीलर चलाते हैं, तो टू व्हीलर में आप लोग क्या करते हैं? हर 2 महीने में या फिर एक निश्चित किलोमीटर पे आपने उसको तय किया हुआ है कि हमको इसका सर्विसिंग कराना है। वही जो आपने एक निश्चित पैमाना तय किया है कि प्रत्येक 2 महीने में, प्रत्येक 3 महीने में या प्रत्येक इतने किलोमीटर के बाद जब आप गाड़ी की सर्विसिंग चलाते हैं, यानी कि आपने उसको पहले से ही मेंटेन करके रखा है, जिसका नाम होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस की अगर हम लोग बात करें, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस क्या होता है? कई बार एकदम सिंपल एग्जाम, मेरा काम बिल्कुल एकदम सिंपल एग्जाम से समझाना होता है। सिंपल एग्जाम्पल ये है कि जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं, बाकायदा आप टाइम टू टाइम सर्विसिंग उसको दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ इस परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं कि कई बार आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। तो जैसे ही गाड़ी का एक्सीडेंट होता है वैसे ही अचानक गाड़ी पे खर्चे बढ़ जाते हैं। तो वो जो खर्चे बढ़ते हैं अचानक, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकडाउन मेंटेनेंस या फिर एक्सीडेंटल मेंटेनेंस। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे ब्रेकडाउन मेंटेनेंस थोड़ा सा अलग है। जब काफ़ी समय बाद पश्चात ब्रेकडाउन की स्थिति या मशीन खराब होने की स्थिति आती है तो उसे हम लोग ब्रेकडाउन मेंटेनेंस के नाम से जानते हैं। हालांकि ब्रेकडाउन मेंटेनेंस और एक्सीडेंटल मेंटेनेंस ये दोनों एक ही कैटेगरी है, मतलब आपका ब्रेकडाउन मेंटेनेंस और एक्सीडेंटल मेंटेनेंस ये दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं। तो इन दोनों का जो फंडा मैंने आपको क्लियर किया वही फंडा आपका हो जाएगा। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? रूटीन मेंटेनेंस। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 164 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी सारे स्टूडेंट को इसमें डाउट भी है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है स्क्रू थ्रेड का प्रभावित व्यास, इफेक्टिव डायमीटर, द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द स्क्रू थ्रेड। तो स्क्रू थ्रेड का सबसे ज़्यादा इफेक्टिव डायमीटर क्या होता है? वह डायमीटर जो कि काल्पनिक होता है और जो कि आपकी पिच लाइन से मिलकर बनाया जाता है। तो आपके ऑप्शंस हैं रूट डायमीटर, पिच डायमीटर, मेजर डायमीटर या फिर माइनर डायमीटर। तो यहाँ से स्क्रू थ्रेड के अगर प्रभावित व्यास, इफेक्टिव व्यास की बात करें तो वो हो जाता है आपका पिच डायमीटर, आपका स्क्रू थ्रेड का इफेक्टिव डायमीटर होता है। यहाँ पे स्क्रू थ्रेड की मैंने एक पिक आपके सामने रखी हुई है, इसको थोड़ा सा अपन लोग माइंड कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं ज़रा सा। तो आपने देखा होगा जो सबसे स्क्रू थ्रेड का सबसे ऊपरी भाग कहलाता है फ्लैंक। सबसे ऊपरी भाग स्क्रू थ्रेड का सबसे ऊपरी भाग जो होता है वो कहलाता है आपका क्या? क्रेस्ट। सबसे निचला भाग आपका कहलाता है रूट। और इस जो क्रेस्ट और रूट को मिलाने वाली जो रेखा होती है इसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं? फ्लैंक। क्या नाम से जानते हैं? फ्लैंक के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे 3 चीज़ें क्लियर होती हैं आपकी। चौथे भाग की अगर हम लोग बात करते हैं
तो चौथा भाग हो जाता है आपका माइनर डायमीटर, मतलब क्रेस्ट और क्रेस्ट से मिलकर जो रेखा जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेस्ट और क्रेस्ट से मिलकर जो रेखा आपकी एक्सिस के लंबवत जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेजर डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेजर डायमीटर। और रूट से रूट यानी कि स्क्रू थ्रेड के दोनों रूट को मिलकर, आमने सामने के दो रूट मिलकर जो आपस में अक्ष के लंबवत जो रेखा जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रूट डायमीटर। और अगर बात कर लेते हैं क्रेस्ट और फ्लैंक, क्रेस्ट और रूट के बीच, यानी कि ये आपका क्रेस्ट है और ये आपका रूट है, ये आपका क्रेस्ट हो गया, ये आपका रूट हो गया, इसके बीच में इसका बीच का जो भाग होता है, इसके बीच के भाग से गुजरने वाली काल्पनिक लाइन दोनों तरफ होगी, इसके बीच के डायमीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, पिच डायमीटर बोलते हैं। चलिए आगे वाली वीडियो में आपको मैं नेक्स्ट कभी वीडियो में आपको पूरा स्क्रू थ्रेड का जो क्वेश्चन है आपको क्लियर कर दूंगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, 165 नंबर का क्वेश्चन। इंडेक्सिंग का प्रयोग किस मशीन पर किया जाता है? इंडेक्सिंग इज यूज्ड ऑन मशीन, ऑप्शन है शेपर मशीन, लेथ मशीन, ड्रिल मशीन या फिर मिलिंग मशीन। तो सबसे पहले इंडेक्सिंग की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो इंडेक्सिंग क्या होता है, आपने देखा होगा जब आप लोग किसी गियर की प्रोफाइल बनाते हैं तो गियर में आपको प्रत्येक दांते एकदम बराबर माप के और बराबर सीध में बराबर दूरी में मिल रहे होते हैं। वो किस प्रोसेस के माध्यम से बनाए जाते हैं? तो वो प्रोसेस होती है जब किसी बेलनाकार भाग को बराबर भागों में काटने की प्रक्रिया या बराबर भाग में बांटने की जो प्रोसेस होती है उसे हम लोग इंडेक्सिंग या फिर डिवाइडिंग कहते हैं। यानी कि किसी बेलनाकार सिरे को बराबर भागों में बांटने की प्रक्रिया इंडेक्सिंग कहलाती है। तो इसका प्रयोग मैक्सिमम कहाँ पे किया जाता है? मिलिंग मशीन में किया जाता है। क्यों किया जाता है? गियर काटने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 166 नंबर के क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, सेंटर लेस ग्राइंडिंग में उत्पन्न होने वाला दोष है, डिफेक्ट है, ऑक्यूरिंग इन सेंटर लेट ग्राइंडिंग, सेंटर लेस ग्राइंडिंग। तो सेंटर लेस जो ग्राइंडिंग होती है, लेस की स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको माइंड मत कीजिए, लेस की स्पेलिंग LESS होती है। चलिए सेंटर लेस ग्राइंडिंग में उत्पन्न होने वाला जो डिफेक्ट है, दोष है, वो आपके ऑप्शन से दिए गए हैं, ग्लेजिंग, लोडिंग, लोविंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सेंटरलेस ग्राइंडिंग होती क्या है? सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सेंटरलेस ग्राइंडिंग के बारे में। तो आपको ये जो फिगर दिखाया जा रहा है ये आपको सेंटरलेस ग्राइंडिंग के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे कि आपका मशीनिस्ट ट्रेड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इसरो में और MP ट्रेनिंग ऑफिसर 2016 में आपका ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सेंटरलेस ग्राइंडिंग से हम लोग बात कर लेते हैं। सेंटरलेस ग्राइंडिंग में जो आपका वर्कपीस दिखाई दे रहा है, ये वर्कपीस, इस वर्कपीस को किसी भी चक में या किसी भी स्पिंडल में पकड़ा नहीं जाता है, ये एकदम फ्री होता है। कैसा होता है? एकदम फ्री होता है। इसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे एक वर्क रेस्ट की व्यवस्था की जाती है, आपका वर्क रेस्ट होता है। वर्क रेस्ट के पश्चात आपका ये ग्राइंडिंग व्हील होता है। ग्राइंडिंग व्हील हमेशा आपका ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका घूमता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका ग्राइंडिंग व्हील घूमता है। इसको हम लोग स्टेशनरी व्हील के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा व्हील जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका प्रेशर व्हील होता है। प्रेशर व्हील का मतलब होता है ये इस डायरेक्शन में क्या करता है, जॉब को प्रेशर करता है, जिससे जॉब में प्रेशर लगने के कारण जॉब क्या होता है, चक के साथ, ग्राइंडर व्हील के साथ मिश्र होकर ग्राइंडिंग प्रोसेस को कंप्लीट करता है। तो हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है अपन को कि आपका ग्राइंडिंग व्हील और आपका रेगुलेटिंग व्हील यानी कि प्रेशर रेगुलेटिंग व्हील जो होता है वो दोनों सेम डायरेक्शन में घूमते हैं, जबकि आपका जो वर्क होता है वो विपरीत डायरेक्शन में घूमता है। तो जो छोटी छोटी बॉल्स होती हैं, यानी कि अगर हम लोग बॉल बेयरिंग की बात करें तो जो बॉल बेयरिंग की जो बॉल्स होती हैं, बॉल बेयरिंग की बॉल्स को कैसे बनाया जाता है? सेंटरलेस ग्राइंडिंग के माध्यम से ही बनाया जाता है, क्योंकि सेंटरलेस ग्राइंडिंग में एकदम इक्वल संकेंद्रित गोल आकार बनता है। तो यहाँ पे क्या होता है, कई बार कंडीशन ये उत्पन्न होती है कि आपका एकदम परफेक्ट गोल ना बनकर आपका एक शेप जो होता है वो आपका किसी भी ओवल शेप में हो जाता है, यानी कि अंडाकार हो जाता है, ओवल हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, एक दोष बोलते हैं जिसका नाम क्या है आपका लो विंग। क्या दोष है वो? लो विंग। तो यहाँ से हमारा आंसर निकल कर क्या जाता है कि सेंटरलेस ग्राइंडिंग में उत्पन्न होने वाला दोष कौन सा होता है? आपका लो विंग होता है। सेंटरलेस ग्राइंडिंग में उत्पन्न होने वाला दोष आपका कौन सा है? लो विंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और रही बात ग्लेजिंग और लोडिंग की, तो ये मैंने आपको वीडियो में ही 1000 सीरीज में आपको पहले भी मैंने आपको क्लियर कर चुका हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है 167 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। तांबे की मशीनिंग के लिए किस प्रकार के कूलेंट का प्रयोग किया जाता है? तांबे की मशीनिंग के लिए किस प्रकार के कूलेंट का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शंस आपके सामने कुछ इस प्रकार से दी हुई है, ड्राई, सोल्युबल ऑयल, केरोसिन या फिर मिनरल ऑयल। तो हम लोग जो कॉपर होता है,
तो कॉपर की मशीनिंग के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? कॉपर की मशीनिंग के लिए सॉल्युबल ऑयल का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे मैंने आपको कंप्लीटली एक चार्ट जो है प्रोवाइड कराया हुआ है, आप वीडियो को पॉज करें और उसको नोट जरूर करें, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ज़्यादा अगर आपको ज़्यादा छोटा दिख रहा है तो आप लोग मोबाइल को लैंडस्केप मूड में लेकर जाएं, और लैंडस्केप मूड में ही आपको ये बहुत ही अच्छी तरह से आपको क्या हो जाएगा, दिखाई देगा। वीडियो को पॉज जरूर करें, और उसमें मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से जो आपके बुक में दिया हुआ है उस बुक से भी अलग कुछ निकाल कर मैंने आपको यहाँ पे रखा हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग मटेरियल की बात कर लेते हैं तो एल्यूमिनियम की अगर हम लोग बात करते हैं तो एल्यूमिनियम में किसी भी कंडीशन में आप जाइए, चाहे ड्रिलिंग कीजिए, मिलिंग कीजिए, टर्निंग कीजिए, रीमिंग कीजिए, ड्रिलिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए, आपको हमेशा किसका प्रयोग करना है? केरोसिन का ही प्रयोग करना है हमेशा। इसी प्रकार से यदि हम लोग कास्ट आयरन की बात कर लेते हैं तो कास्ट आयरन में किसी भी कंडीशन में आपको ड्राई एयर का ही प्रयोग करना है, यानी कि ड्राई एयर यानी कि कंप्रेस्ड एयर का प्रयोग ही आपको कास्ट आयरन के लिए आपको करना है। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, ब्रास की बात करते हैं तो ब्रास भी आपका ड्रिलिंग ड्राई होती है, रिमिंग ड्राई होती है, परंतु अगर हम लोग थ्रेडिंग की बात करें तो थ्रेडिंग के लिए लॉर्ड ऑयल लगता है, टर्निंग के लिए सॉल्युबल ऑयल लगता है, और मिलिंग के लिए ड्राई। इसके बाद अगर हम लोग ब्रॉन्ज की बात कर लेते हैं तो ब्रॉन्ज भी आपका लगभग ब्रास के जैसा ही होता है, सेम टू सेम ब्रास के जैसे आपका ब्रॉन्ज होता है। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट जरूर करें। कॉपर की अगर हम लोग बात करते हैं तो कॉपर के लिए ड्रिलिंग के लिए ड्राई सॉल्युबल, रीमिंग के लिए सॉल्युबल ऑयल, और यहाँ पे फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका, एक मिनट, यहाँ पे ऊपर आपका दिया हुआ है थ्रेडिंग के लिए भी आपका सॉल्युबल ऑयल, टर्निंग के लिए ड्राई सॉल्युबल ऑयल, और मिलिंग के लिए भी ड्राई सॉल्युबल ऑयल। इसके पश्चात अगर हम लोग माइल्ड स्टील, एलॉय स्टील या फिर जनरल पर्पस की बात करते हैं तो उन सभी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सॉल्युबल ऑयल का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है 168 नंबर का क्वेश्चन। एंड मिल कटर में कटिंग टीथ होते हैं। कटिंग टीथ इन एंड मिल कटर ऑप्शंस हैं कटर के एक सिरे की परिधि पर, बी ऑप्शन है कटर के दोनों सिरे की परिधि पर, सी ऑप्शन है कटर के फेस पर, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन 2017 में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री रिक्रूटमेंट सेल यानी कि OFRC 2017 में ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया है, साथ ही अप्रेंटिस एग्जाम 2017 में भी ये क्वेश्चन मशीनिस्ट और टर्नर और फिटर ये तीनों में पूछा जा चुका है। इसके साथ ही अगर हम लोग MP ट्रेनिंग ऑफिसर 2016 की बात करें मशीनिस्ट, तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। DMRC मशीनिस्ट की बात करें तो वहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और इसरो में तो मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यानी कि आपका 168 नंबर का जो क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी पूरी 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में इसको पूछा जा चुका है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। एंड मिल कटर में जो कटिंग टीथ होते हैं वो आपके कटर के एक सिरे की परिधि पर होते हैं। कहाँ पे होते हैं? आंसर में कटर के एक सिरे की परिधि पर। ये आपका एंड मिल कटर आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए आप एंड मिल कटर देखेंगे, एंड मिल कटर में केवल एक सिरे की परिधि पर क्या होते हैं? आपकी कटिंग टीथ होते हैं। चलिए यहाँ पे एंगल ब्लॉक की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, एंगल ब्लॉक में अगर आपको जाना है तो एंगल ब्लॉक में जाने के लिए आपको इस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप एंगल ब्लॉक में चले जाएंगे। इसके लिए आपको PDF को वाई करना पड़ेगा। चलिए PDF वाई करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए टेलीग्राम लिंक पे आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए किसी भी सोशल माध्यम से आप हमसे संपर्क करके आप ये 1000 क्वेश्चन की सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अभी इसके सॉल्व करवाने में कम से कम 1 महीने का समय लगेगा, और यदि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अभी से अभी पढ़ना है तो आप इसको वाई जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 169 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 169 है बेसिक साइज किसे कहते हैं? व्हाट इज़ बेसिक साइज? तो ऑप्शंस हैं जो कारीगर द्वारा तैयार किया जाता है वो बेसिक साइज होता है क्या? जिसको आधार मानकर विचलन दिए जाते हैं वो बेसिक साइज होता है। जो ड्राइंग में दिया होता है वो बेसिक साइज होता है, जिसे लिमिट साइज भी कहते हैं वो बेसिक साइज होता है। एक्चुअली बेसिक साइज होता क्या है? तो बेसिक साइज क्या होता है, आप लोग सभी लोग फटाफट अपने मन में इसको कॉन्सेंट्रेट करें कि बेसिक साइज क्या होता है। तो आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग किसी साइज को देते हैं तो उसके साथ में जैसे एक एग्जाम्पल 50.00 प्लस 0.02 और माइनस 0.01 लेते हैं, तो ये जो 50 आपका ये क्या है? बेसिक साइज है। यानी कि जिसको आधार मानकर हम लोग क्या दे रहे हैं? विचलन दे रहे हैं, वो हमारा क्या हो जाता है? बेसिक साइज हो जाता है। जिसको आधार मानकर विचलन दिए जाते हैं वो हमारा बेसिक साइज हो जाता है। जब बेसिक साइज में टॉलरेंस एक साइड से ही दी जाती है, यानी कि केवल एक दिशा में ही टॉलरेंस दी जाती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिक टॉलरेंस बोलते हैं, बायलैटरल टॉलरेंस बोलते हैं, यूनिलैटरल टॉलरेंस बोलते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं बोलते हैं। तो आप लोग फटाफट इसको कॉन्सेंट्रेट करके बताइए कि बेसिक कमेंट बॉक्स में इसको जरूर लिखिए। और यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, किसी क्वेश्चन में अगर आपको लग रहा है कि आंसर मैंने गलत बताया है,
तो कमेंट बॉक्स का जो सेशन है, कमेंट बॉक्स के सेशन में उसको ज़रूर नोट करें, या आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स पर भी नोट कर सकते हैं। साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक प्रोवाइड कराई गई है, वहाँ पर भी आप अपने जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है फिटर टर्नर मशीनिस्ट ग्राइंडर से संबंधित, तो आप वहाँ पर अपने क्वेश्चन को शेयर कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो बेसिक साइज में जब टॉलरेंस एक दिशा में दी जाती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं यूनिलेटरल टॉलरेंस। तो यहाँ पे यूनिलेटरल टॉलरेंस और बायलैटरल टॉलरेंस दोनों के काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम मैंने आपको प्रोवाइड कराए हुए हैं, आप देखेंगे बहुत ही ध्यान से। नोट, जब बेसिक साइज में टॉलरेंस एक साइड से दी जाती है तो अर्थात केवल एक दिशा में टॉलरेंस देते हैं तो उसे हम लोग यूनिलेटरल टॉलरेंस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? यूनिलैटरल टॉलरेंस। इस पद्धति में बेसिक साइज की केवल एक तरफ टॉलरेंस दी जाती है, इसीलिए इसे यूनिलेटरल टॉलरेंस भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपके कितने सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, 25.00 प्लस 0.03 mm माइनस 0.00 mm, या 25.00 प्लस 0.00 mm, या फिर माइनस 0.02 mm। बायलैटरल टॉलरेंस की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो बायलैटरल टॉलरेंस क्या होती है आपकी? In this method the definition is giving on the both side of the basic size, it also called at a two strokes tolerance। यानी कि बायलैटरल टॉलरेंस में क्या होता है, जिस पद्धति में टॉलरेंस बेसिक साइज के दोनों तरफ दी जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? दो तरफा टॉलरेंस, बायलैटरल टॉलरेंस के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आपके एग्जांपल दिए हुए हैं, आप एग्जांपल को नोट करें, वीडियो को पॉज करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आप सक्सेस के साथ बने रहें और आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा अच्छे नंबर ला सकें। 171 नंबर के क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। 171 नंबर का क्वेश्चन है, श्रिंकेज फिट का प्रयोग किया जाता है। यानी कि श्रिंकेज फिट जो होता है, श्रिंक मतलब क्या होता है? सिकुड़ना। श्रिंक का मतलब क्या होता है? सिकुड़ना, एकदम छोटा होना। यानी कि जब हम लोग किसी चीज़ को गर्म करते हैं और गर्म करने के पश्चात जब उसको ठंडा करते हैं तो वो चीज़ क्या हो जाती है? आपकी सिकुड़ जाती है। धातुओं का एक बहुत ही विशेष गुण होता है, जब धातुओं को हम लोग क्या करते हैं? गर्म करते हैं तो वो क्या हो जाती है? फैल जाती है, यानी कि एक्सटेंड हो जाती हैं। और जब हम लोग धातु को ठंडा करते हैं तो वो क्या हो जाती हैं? आपकी सिकुड़ जाती है, यानी कि छोटी हो जाती हैं। तो यहाँ पे श्रिंकेज फिट में धातु के इसी गुण का विशेष प्रकार से उल्लेख किया गया है। श्रिंकेज फिट के उदाहरण की हम लोग बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से हैं। साइकिल रिम पर टायर चढ़ाते समय, शाफ्ट पर पुली चढ़ाते समय, शाफ्ट पर फ्लाई व्हील चढ़ाते समय, या फिर बैलगाड़ी के पहिए पर रिम चढ़ाते समय। तो आपने देखा होगा साइकिल के रिम पर टायर चढ़ाते समय हम लोग किसी भी प्रकार से ना गर्म करते ना ठंडा करते, यानी कि ये आंसर हमारा क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग आंसर की बात करें तो शाफ्ट पर जब हम लोग पुली चढ़ाते हैं तो शाफ्ट पर पुली चढ़ाते समय या तो ठोंक कर पीट कर हम लोग क्या कर लेते हैं? शाफ्ट पर पुली चढ़ा लेते हैं, तो ये भी हमारा आंसर क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। थर्ड की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, शाफ्ट पर फ्लाई व्हील चढ़ाते समय, शाफ्ट पर जब आप फ्लाई व्हील चढ़ाते हैं तो फ्लाई व्हील चढ़ाते समय पर भी आप लोग क्या करते हैं? श्रिंकेज फिट का प्रयोग नहीं करते, परंतु हाँ, लेकिन जब हम लोग बैलगाड़ी पहिए की बात करते हैं तो बैलगाड़ी के पहिए पर जब हम लोग रिम चढ़ाते हैं तो वहाँ पर जरूर ही श्रिंकेज फिट का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 172 नंबर का क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और डियर फ्रेंड्स, आप लोग अगर सक्सेस जोन के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक में जाकर जरूर उसको क्लिक करें और टेलीग्राम डाउनलोड करने के पश्चात टेलीग्राम ग्रुप से हमसे जुड़ें। और सक्सेस जोन की जो ऑफलाइन क्लासेस हैं, ऑफलाइन क्लासेस ये जबलपुर जिला जो है आपका मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले में स्थित हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काफ़ी सोशल माध्यम प्राप्त हो जाएंगे। किसी भी और भी अनेक प्रकार की जो वीडियोस हैं उन वीडियोस को देखने के लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काफ़ी सारे लिंक आपको प्रोवाइड हो जाएंगी, तो वहाँ से आप जाके काफ़ी सारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन 172 में देख लेते हैं एक बार क्या दिया हुआ है। साइन वार निम्न सिद्धांत पे कार्य करती है। द साइन वार ऑपरेटेड ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। ऑप्शंस आपके सामने हुए हैं, त्रिकोणमिति के सिद्धांत पे, बीजगणित के सिद्धांत पे, अंक गणित के सिद्धांत पे, या फिर आंसर डी इनमें से कोई नहीं। तो त्रिकोणमिति सिद्धांत की अगर हम लोग बात करें तो साइन बार आपका त्रिकोणमिति के सिद्धांत पे ही कार्य करता है, क्योंकि साइन की बात की जा रही है। साइन का मतलब क्या होता है? त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं साइन से संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं। तो साइन थीटा को अगर हम लोग बात करते हैं, डिनोट करते हैं, तो साइन थीटा बराबर होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि आपकी लंब भुजा और अपॉन पे कर्ण भुजा का अनुपात साइन थीटा का अनुपात होता है। तो जो आपकी अपोजिट भुजा होती है, अपोजिट भुजा को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? स्लिप गेज की हाइट से। यानी कि स्लिप गेज की हाइट और साइन बार की लंबाई का अनुपात कहलाता है साइन थीटा का अनुपात, जिसे हम लोग बोलते हैं त्रिग्नोमेट्री का अनुपात। काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है और एग्जाम में कई बार आ चुका है, नोट करें।
173 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर थ्रेड के अवयव के लिए प्रयोग आता है। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर थ्रेड के अवयव मापने के काम आता है, जिसके द्वारा हम लोग चूड़ी के निम्न तत्वों को चेक करते हैं। द स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर इज यूज्ड टू मेजरमेंट थ्रेड पार्ट्स बाय विच वी चेक द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ द थ्रेड। ऑप्शन हैं पिच, मेजर डायमीटर, माइनर डायमीटर या फिर पिच डायमीटर। तो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर आपका मुख्य रूप से पिच डायमीटर को मापने के काम आता है। और स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का जो एनवल होता है उसका एंगल आपका 60 डिग्री होता है या फिर 55 डिग्री होता है। या जिस थ्रेड को आपको मापना होता है उस थ्रेड के एंगल के अकॉर्डिंग आपका स्क्रू थ्रेड के माइक्रोमीटर के एनवल और स्पिंडल के जो फेस होते हैं उनको रखा जाता है। क्वेश्चन 174 आपके सामने है, किस धातु को फोर्ज नहीं किया जा सकता? विच मेटल कैन नॉट बी फोर्ज्ड? आपके आंसर आपके सामने ही दिया हुआ है, कास्ट आयरन। यहाँ से आंसर आपका कास्ट आयरन निकल कर आ जाता है। फोर्जिंग के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी आपको समझाया था। फोर्जिंग एक्चुअली होती क्या है, किसी भी धातु को गर्म करने के पश्चात ठोक कर पीट कर उसको शेप देने की जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्जिंग बोलते हैं। तो कास्ट आयरन एक हार्ड धातु है, भंगुर धातु है, इसलिए इसको हम लोग क्या नहीं कर सकते? फोर्जिंग नहीं कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा, स्टील को गर्म करने पर कार्बन जो होता है घुलकर सॉलिड सॉल्यूशन बना लेता है। स्टील को गर्म करने पर जब कार्बन घुलकर सॉलिड सॉल्यूशन बना लेता है तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं? व्हेन कार्बन डिसॉल्व्ड फ्रॉम सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ हीटिंग इज कॉल्ड। ऑप्शन है पेयरलाइट, ऑस्टेनाइट, सीमेंटाइट या फिर फेराइट। तो जब हम लोग स्टील को गर्म करने की बात करते हैं, यानी कि जब हम लोग स्टील को गर्म कर रहे हैं, स्टील को गर्म करने पर जो आपका कार्बन होता है स्टील के साथ घुलकर एक सॉलिड सॉल्यूशन बनाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्टेनाइट बोलते हैं। और आपका ऑस्टेनाइट अचुंबकीय होता है। कैसा होता है? अचुंबकीय होता है। साथ ही आपके दो और सॉल्यूशन आपको दिए हुए हैं। आयरन प्लस कार्बन का अगर सॉलिड सॉल्यूशन की बात करें, केवल सॉलिड सॉल्यूशन, ना कि स्टील को गर्म करने पर, ओनली सॉल्यूशन आपका फेराइट कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका फेराइट कहलाता है। और यदि हम लोग केमिकल सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं तो केमिकल सॉल्यूशन आपका क्या कहलाता है? सीमेंटाइट कहलाता है। सीमेंटाइट को हम लोग क्या बोलते हैं? आयरन कार्बाइड, यानी कि Fe3C। ये क्वेश्चन GCF के एग्ज़ाम में, VFJ के एग्ज़ाम में, OFRC 2017 के एग्ज़ाम में और साथ ही आपके काफ़ी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है। आयरन कार्बाइड किसे बोलते हैं? सीमेंटाइट, यानी कि Fe3C। चलिए, तो इस तरह से 175 जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। ये हमारे जो आपकी श्रृंखला चलेगी वो आपकी 7वें नंबर की जो श्रृंखला है उसका पेपर आपका क्लियर होता है। यदि आपने वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया है, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को फटाफट लाइक ज़रूर करें, वीडियो को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली आपको वीडियो भी प्राप्त हो सकें। और साथ ही आप वीडियो को शेयर भी करना ना भूलें, क्योंकि जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, फिटर, टनर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर ट्रेड से, तो वो हमसे जुड़ सकते हैं, सक्सेस उनके साथ जुड़ सकते हैं और अपने कैरियर को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा सकते हैं। तो बने रहिए सक्सेस उनके साथ, जुड़े रहिए सक्सेस उनके साथ।